नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 22 अगस्त 2020। हिंदी में है ये SST सामाजिक विज्ञान। तो हमेशा की तरह बच्चों आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू यूज़र हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके साथ एक बेल आइकन दिया होगा, उसको जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन और वर्कशीट मिलते रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा क्योंकि एक एक छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो टॉपिक का नाम है लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। तो कहने का मतलब है लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसका हम मीनिंग समझेंगे, किस तरह से हम लोकतंत्र करते हैं और किस तरह से हमारे ये इसमें चीज़ें हो जाती है। तो देखते हैं। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लोकतंत्र हम पढ़ रहे हैं, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमने विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष ऐसा निकला है कि जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप ये समझिए कि जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हम किसी ना किसी लीडर को चुनते हैं और वो लीडर जो है कुछ टाइम के लिए उनका टाइम पीरियड होता है, वो अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सारी की सारी वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस तरह के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते। तो ये कह रहे हैं बच्चों, आप समझिए, मान के चलिए आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है। तो यहाँ पर बच्चों ये बताना चाह रहे हैं कि जो 2 करोड़ जनसंख्या है वो 2 करोड़ जनसंख्या शासन नहीं चलाती। उनमें से कुछ लोग जो कि हम में से ही चुने हुए लोग हैं, वो उस चीज को डिसीजन लेते हैं और थोड़ा उस तरह का मैं कह सकता हूं कि शासन चलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लोकतंत्र होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग शासन चलाते होंगे। सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत का फैसला लेने का अधिकार होता है। हर लोगों को बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है कि किसको मैं अपनी वोट दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। तो बहुमत जो होता है मतलब वोट का जो शासन होता है वो भी हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों, इसका रीजन है बच्चों, प्रतिनिधि ही क्यों शासन करेंगे, क्योंकि आप समझिए अभी ऊपर भी लिखा हुआ था कि सभी लोग शासन नहीं चला सकते। ये यहाँ भी लिखा हुआ है बच्चों, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बिठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ इतनी ज्यादा जनसंख्या में ना तो जगह है और ना ही हर एक का डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, दूसरा कारण है, अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय नहीं है, इच्छा नहीं है या योग्यता का कौशल नहीं होता। कई बार ये कह रहे हैं कि अगर हम ये फैसला ले भी ले कि सारे जितने भी लोग हैं, पूरी जनसंख्या एक जगह बैठ के सोच भी ले, तो भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बंदे के पास, हर नागरिक के पास टाइम नहीं है, कुछ की इच्छा नहीं है और कुछ के अंदर योग्यता नहीं है, मतलब वो पढ़े लिखे इतने नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हैं कि प्रतिनिधि जो हमने ही चुना हुआ है वो ही शासन करे, वही मतलब डिसीजन ले। शासन का मतलब यहाँ पर डिसीजन लेना है, ठीक है, और जो कि राइट डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र, जरा सोचो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकती है लोकतंत्र की। जैसे कि एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही
किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। समझिए, एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। दूसरा स्तर है परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। समझिए इस बात को भी, परिवार में मान लो 10 बंदे हैं और दादाजी सबसे बड़े हैं, तो जो परिवार में प्रमुख फैसले जो भी लिया जाता है वो घर का मुखिया लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। ठीक है, ये सारे चीजें क्वेश्चन है हमारे माइंड में। तीसरा है कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चे को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाजत ना देना। कक्षा में जब टीचर पढ़ा रहा होता है, एक शिक्षक द्वारा जो है बच्चों को सवाल पूछने, मतलब टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता सवाल पूछना या उनकी बात की इजाजत देना। तो ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र अलग अलग लेवल पे बताया गया है। तो वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। तो ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है, जो लोकतांत्रिक में फैसले लिए जाते हैं उसका मतलब ही यही है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो कमजोर व्यक्ति है वो किसी फैसले में उतना ही महत्व करेगा जितना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। तो यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है। कहने का मतलब है जो ऊपर तीनों एग्जाम्पल अलग अलग स्तर दिखाए गए हैं, तो ये तीनों के तीनों स्तरों पे भी ये अप्लाई होता है कि कमजोर व्यक्ति को भी उतना ही महत्व है जितना शक्तिशाली व्यक्ति का। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखते हैं लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। आदर्श जो लोकतंत्र होता है उसमें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। नागरिक आप, मैं या कोई भी है, वो सभी नागरिक है। तो हमारे देश के जितने भी लोकतंत्र में जो डिसीजन लिए जाते हैं, मदद करी जाती है, चाहे वो अच्छा है या खराब है, वो सभी क्या है, लोकतंत्र के अंदर आती है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। तो देश का जो फ्यूचर है वो कामकाज से ज्यादा नागरिकों के कामकाज से पर निर्भर करता है। ठीक है, तो शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इसी तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही और एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदारी बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे पूरा का पूरा चैप्टर जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न उत्तर है, वो थोड़ा सा आप वर्कशीट में जो लिखोगे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं। अभी ऊपर हमने देखा लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो कौन होते हैं। तो चुने हुए प्रतिनिधि वे लोग होते हैं बच्चों जिन्हें अधिकांश लोगों द्वारा चुना जाता है। आप भी समझिए, प्रतिनिधि का मतलब है एक तरह का, जैसे कि आज के टाइम में दिल्ली में केजरीवाल जी हैं तो ये एक प्रतिनिधि है दिल्ली के। तो कहने का मतलब है तो ये किन्होंने चुना था, ये हमारे जैसों ने ही, अधिकांश लोगों ने जो वोट डाली और उसमें वो आगे निकले और वो जीत पाए। तो कहने का मतलब है अधिकांश लोगों द्वारा ही चुना जाता है कौन, प्रतिनिधि। वे एक सरकार में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक लाइन लिख सकते हो या दोनों लाइन लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद है दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र में केवल चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही लोगों पर शासन क्यों किया जाता है। ऊपर हमने देखा था बच्चों, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ था, एज इट इज इसका आंसर है हमारा। ऊपर जो हमने देखा था ये देखिए, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के द्वारा ही शासन क्यों। ये देखो दो आंसर दे रखे हैं इसमें
कि पहला तो अधिकांश लोग इकट्ठे होना वो मुश्किल है, ठीक है। तो यही चीज है, आधुनिक लोकतंत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग शामिल है कि उनके लिए एक साथ बैठना और सामूहिक निर्णय लेना शारीरिक रूप से असंभव है, ठीक है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में है कि वो एक साथ बैठ के और साथ में इकट्ठा होके निर्णय ले, तो ये शारीरिक रूप से असंभव है। दूसरा, अगर वो इकट्ठे हो भी जाते हैं तो नागरिकों के पास न तो समय है, न ही उनकी इच्छा है और न ही उनके पास निर्णय लेने में इतना कौशल है। जो कि ऊपर हमने देखा, ना उनके पास समय है तो कुछ के पास इच्छा नहीं है, कुछ जो है इतने पढ़े लिखे नहीं है, कौशल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए प्रतिनिधि द्वारा लोगों पर शासन किया जाना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, ठीक है बच्चों। अगला है तीसरा प्रश्न, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया का वर्णन करें। जो लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेते हैं उनकी प्रक्रिया का वर्णन करना है बच्चों। तो पहला इसमें ये लिखा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक निर्णय में उन सभी के साथ परामर्श और सहमति शामिल होती है जो उस निर्णय से प्रभावित होते हैं। तो लोकतांत्रिक निर्णय में उन सभी के साथ जो भी जनसंख्या में होते हैं उन सभी के साथ परामर्श और सहमति शामिल होती है, तभी वो निर्णय से प्रभावित होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद है लास्ट प्रश्न जो इस वर्कशीट का है, एक बेहतर लोकतंत्र बनाने में नागरिकों का योगदान कैसे है। तो बेहतर लोकतंत्र बनाने में ऊपर भी लिखा हुआ था कि आपको अपना वोट डालना चाहिए। पहली चीज, आपकी वोट बनी हुई है, 18 साल से ऊपर हो तो आपको वोट डालना चाहिए। दूसरा, सरकार के विभिन्न रूपों और वे कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानकारी हो। आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार के अलग अलग जो पार्टी है उनमें कौन कितना काम करता है और वो पार्टी की जानकारी भी आपको उसके बारे में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है बच्चों, आप जो सोचते हैं उसके लिए शांतिपूर्वक तरीके से खड़े हो। आपका जो डिसीजन है आपको पता है कि वो सही है, तो सब पीसफुल मैनर में आप उसको बताइए और उसको रखिए, ठीक है बच्चों। और चौथा पॉइंट है, हमें कानून का पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम बेहतर लोकतंत्र बना सकते हैं और नागरिकों के योगदान से ही ये बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो इसी तरह से मैं लाता रहूंगा। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए प्लीज। सब्सक्राइब, अगर आप न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए विदाउट एनी डिले। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर ले और अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।